अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या अपोजिशन का अदम एतमाद लाने के लिए अभी होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ या फिर नंबर गेम नहीं पूरी हो पा रही है? क्योंकि अगर अपोजिशन के दावे पर हम यकीन करें कि हुकूमती जो 22 सरकार असम्बली हैं वो इनसे राब्ते में है तो फिर किसी होमवर्क की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्या, मौलाना साहब ने गुज़श्ता रोज़ होमवर्क का इशारा भी दिया और मजबूत हाथ डालने की बात भी की। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है, उसके मराहल अभी बाकी हैं। हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी। जहाँ तक है 23 मार्च का मसला जो आपने सवाल किया है, फैसला बरकरार है। पक्के हाथ के लिए इंतजार वहीं होता है जहां कुछ कच्चा हो। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को लेकर क्यों इतनी बेपरवाह है और वुज़रा चैलेंज करते फिर रहे हैं? फवाद चौधरी ने तो चैलेंज कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद लाकर तो दिखाएं। कोई माइका लाल नहीं, इनमें इतनी जरूरत नहीं कि ये लेकर आए। क्या कहा फवाद चौधरी ने, जरा देखिए। पाकिस्तान करप्शन लिमिटेड पार्टी की एक बैठक हुई है जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जुर्रत करें, आप कल लेके आए। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप लोग सियासत में वो चूहे हैं जिनका ख्याल है कि छत पे आवाज ज्यादा आएगी तो ज्यादा दौड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। नाजरीन, 20 सितंबर 2020 को मुल्क की 11 सियासी जमातों ने मिलकर जिस पीडीएम की बुनियाद रखी और ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जल्द छुट्टी कराएंगे, वो दिन और आज का दिन पीडीएम को 1.5 साल का अरसा हो चला, मगर ना हुकूमत की छुट्टी हुई, ना पीडीएम जो है वो तारीख पर तारीख देने से हटी है। ना इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना धरना हुआ, ना इन हाउस तब्दीली की बातें चली। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा पीपल्स पार्टी ने खुद को पीडीएम से अलग किया और जैसे पीडीएम का वजूद ही फिर खतरे में पड़ गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा अपने साथ जम नहीं कर सकी, वो हुकूमत के इत्तेहादी तोड़कर तहरीक अदम एतमाद कैसे लाएगी? जो मौलाना नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर हुकूमत मुखालिफ मुहिम की क़यादत करने पर राज़ी नहीं कर सके, वो हुकूमत की छुट्टी कैसे कराएंगे? जो पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने पर राज़ी नहीं कर सकी, नून लीग को पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं कर सकी, वो विफाक के खिलाफ मुहिम कैसे चलाएगी, कैसे कामयाब करवाएगी? पीडीएम दर्जन बार तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर चुकी है, मगर 1.5 साल में इस एक पॉइंट पर इत्तफाक नहीं हो सका कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आएगी, स्पीकर सेनेट के खिलाफ, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। ना तो तहरीक अदम एतमाद की कभी तारीख दी गई और ना ही आज तक होमवर्क मुकम्मल हो सका है। लेकिन हुकूमती अरकान से राब्तों के दावे ज़रूर सामने आ रहे हैं। हर बार महज तहरीक अदम एतमाद लाने का कहकर और सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें कर कर क्या अपोजिशन जमातें फेस सेविंग कर रही हैं या फिर इन दावों में कोई हकीकत भी है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका। शाहिद अब्बासी साहब, इस वक्त अपोजिशन बड़ी हमें एक्टिव नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग से जरदारी साहब और बिलावल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। अब कल शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा है कि मुलाकात करने जा रहे हैं, शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, ज़ाहिर है फिर सियासी मामला पर बातचीत भी होगी। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को हटाना इतना आसान है जितना अपोजिशन समझ रही है? जी, हुकूमत को हटाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जितना आज आसान है कभी भी नहीं था। सिर्फ एक ज़रूरत है कि जो मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत है वो ना हो। जिस गैर आइनी मुदाखलत की बात आप करें, जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं, वो तो बारहा आकर ये वजाहत दे चुके हैं कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। जी बस ठीक है, फिर लोगों को टेलीफोन नहीं आएंगे तो फिर तो 24 घंटे का काम है। तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की जो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मिलना मिलाना हो रहा है, नंबर्स पूरी करने की कोशिश हो रही है, तो फिर तो वहाँ के इशारे के बगैर ये तो कुछ कामयाब नहीं हो सकता। फिर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? नहीं, इशारे की ज़रूरत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ जो गैर आइनी मुदाखलत है, जो मेंबरान पर दबाव होता है, जो टेलीफोन आते हैं, ये एक गैर आइनी अमल है। तो एक गैर आइनी माहौल में एक आइनी अमल करना, जिसे अदम एतमाद कहते हैं, वो मुमकिन नहीं होता। तो जब ये चीज़, ये बैसाखियाँ हटेंगी तो मामला खुद ही ठीक हो जाएगा।
तो फिर जो 173 अरकान आप लोगों को पूरे करने, अदम एतमाद लाने के लिए फिर तो बैसाखी हटने का आप लोग इंतज़ार करें। फिर तो इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमती लोग आपसे राब्ते में हैं, तो फिर ये क्या सब चल रहा है? फिर तो आप लोगों को इंतज़ार करनी चाहिए कि कब बैसाखी हटेंगी, कब ये मामलात आगे चलेंगे। जी, हम अपनी होमवर्क तो कर रहे हैं ना, वो तो वक्त बताएगा कि क्या बैसाखियाँ हैं या नहीं है। हमें अपना होमवर्क तो करना है ना। 162 मेंबरान हमारे अपने हैं, उसके अलावा आपको 10 मेंबरान और चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातों से आएँ या वो PTI के रैंक से आएँ, वो आपको चाहिए अदम एतमाद के लिए। तो जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है, और जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तो वो तो उन्होंने क्लैरिटी उन्होंने दे दी है। तो अब जो मेंबरान पीपल्स पार्टी के नाराज़ हैं, जो PTI के मेंबरान अब उस जमात के साथ नहीं रहना चाहते, जिन पर अवाम का दबाव है, वो हल्के में नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वो उनकी एक बड़ी तादाद है। तो ये लेकिन ऐसे इकबाल साहब तो दावा करते हैं कि 5 वजीर उनके साथ राब्ते में हैं, जो भी इस बात का इंतजार करें कि आप लोग उनको टिकट दें। तो सवाल ये कि जो ऑलरेडी वजीर हैं और जिनको वजारतें मिली हुई हैं, जो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी वजारतों को जिनको ऑलरेडी मिली हुई हैं, वो क्यों फिर आपके पास आएंगे? किस चीज़ के लिए आप लोगों के पास आएंगे? वो तो उन लोगों को तो ऑलरेडी वजारतें, प्रोटोकॉल सब कुछ मिला हुआ है उन लोगों को, तो क्यों आएंगे वो आपके पास फिर? ये तो उनसे सवाल करें, क्योंकि सिर्फ 5 वजीर नहीं है, वज़रा का मुझे इल्म नहीं है। वैसे इकबाल साहब की बात हुई होगी, 22 मेंबरान से तो मेरी अपनी बात हुई है पिछले 4-5 महीने में, जो कहते हैं कि हमारी सियासत जो है इस जमात के साथ अब नहीं है, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो उनको सियासत का तसलसल तो आपने देना होता है ना। तो इसी तरह वज़रा की भी यही हालत होगी। प्रोटोकॉल जो वज़ीर का होता है उसकी भी आप ज़रा पता कर लें वो क्या प्रोटोकॉल होता है। तो वो इंजॉय नहीं होता, वजारत एक जिम्मेदारी होती है, इंजॉयमेंट नहीं होती। तो जो इंजॉयमेंट हुकूमत यही कर रही है, ये तो इंजॉय करने आए थे तो इंजॉय ही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम एंजॉय नहीं कर रहे। मुश्किल ये पैदा हो गई है। तो आप लोग क्या डायरेक्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आप लोगों को लानी पड़ेगी? क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर आप लोग लेके आते हैं, जो PTI के लोग होंगे, हुकूमती बेंचेस से लोग अगर फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, तो स्पीकर के पास बड़ी पावर्स होती हैं, वो डीसीट भी कर सकते हैं उनको। तो आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को स्पीकर के खिलाफ लानी पड़ेगी? जी, कोई स्पीकर के खिलाफ ज़रूरत नहीं है। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे। तो कल उनको इस बात का सामना करना पड़ेगा। वो गैर आइनी अमल करेंगे तो इस बात का सामना करना पड़ेगा। ये चॉइसेस नहीं होती स्पीकर के पास। नहीं, तो स्पीकर के पास ये क्या ये इख्तियार नहीं है कि अगर कोई कारकुन फ्लोर क्रॉसिंग करे तो उसको डीसीट कर दे? नहीं जी, उसको कोई इख्तियार नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ लाने का कोई इरादा नहीं आप लोगों का? नहीं, स्पीकर के खिलाफ तो मकसद कोई नहीं है ना। अपने हुकूमत तो ख़त्म होती है प्राइम मिनिस्टर को जब अदम एतमाद होता है। तो मंतकी बात तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही अदम एतमाद किया जाए। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जिसमें किसी में जुर्रत नहीं है, कोई लेके तो आए तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ। जी, वो दुरुस्त फरमाते हैं। वो यही बात जमाली साहब के ज़माने में भी किया करते थे, फिर चौधरी शुजात के ज़माने में भी करते थे, फिर शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में भी करते रहे हैं। वो तो उनका काम ही ये है। वो तो मुल्क के वज़ीर हैं इत्तलाआत और नशरियात के, तो उनका तो काम ही है चैलेंज देना। तो माई का लाल नहीं लाएगा, पाकिस्तान के अवाम लाएंगे। शायद खान साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ऑपोजिशन की आपस की जो एक यकजहती है, यूनिटी है, वो आज कहाँ स्टैंड करती है? एक अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो चुकी थी PDM के प्लेटफॉर्म पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अदम एतमाद था। क्या वो एतमाद बहाल हो जाएगा या हो गया है उस दिन के बाद से, जिस दिन से चल कर जरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ से मिलने गए?
देखिए, एतमाद बहाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक मकसद है जिस पे सब मुतफिक हैं, और वो मकसद है अदम एतमाद करना, और ये बड़ा विजिबल अदम एतमाद होता है। तो जो जमात या जो शख्स या इसमें कमी करेगा उसकी सियासत फिर बाकी नहीं रहेगी। जो इस वक्त अवाम का दबाव है, हर शख्स ये कह रहा है कि इस हुकूमत से हमारी निजात दिलवाएं। तो अगर उसमें कोई गलती करेगा या कोई ख़राबी पैदा करेगा तो उसको फिर अपनी सियासत खुद ही भुगतना पड़ेगी। अब भाई साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद आप लोग ले आते हैं, कामयाब हो भी जाती है, तो क्या होगा? जो मसाइल हैं वो कैसे ख़त्म करेंगे? कौन सा अलादीन का चिराग, जादू का चिराग है आप लोगों के पास जो आज जो आम आदमी के मसाइल आप लोग गिनवाते हैं, और जेन्युइनली है भी मसाइल, इस चीज़ से इनकार नहीं है, कैसे आप लोग ख़त्म करेंगे? 1.5 साल तो रह गया है इस हुकूमत का, पूरे होने चाहिए। क्या मुद्दत टर्म पूरी नहीं करनी चाहिए इस हुकूमत को? जी, जो ये 4 साल की तब्दीली है ये तो हम नहीं ला सकते, यकीनन इस किस्म की तब्दीली तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर हमने हुकूमत ली थी 2013 में, उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालत में छोड़ कर गए थे, मुल्क के मसाइल भी हल किए थे। ये कोई मौजज़ा नहीं होगा, लेकिन ये जो ख़राबी और तबाही का अमल है ये यकदम ख़त्म हो जाएगा और बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। यही तरीका होता है सियासत का। इसलिए आज ज़रूरत यह है कि अवाम को ये फ़ैसला करने दें, ये फ़ैसले बंद कमरों में ना हो। जो 2018 की हाइब्रिड हुकूमत बनी थी बंद कमरों में, अगर अवाम ने फैसले करने हैं तो फिर 2023 के इंतखाबात का आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए? जी, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि 5 साल टर्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन ज़रा बाहर निकलें, ज़रा बाज़ार में अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने फिर भी सब्र किया, लेकिन आज जहाँ पहुँच गए हैं हम एक लम्हा भी और बर्दाश्त नहीं कर सकते हुकूमत का, हमें निजात दिलाएं इससे। तो आज ये मुल्क की ज़रूरत है कि आपको फिर एक दफ़ा अवाम की तरफ जाना पड़ेगा। एक तरफ आप अवाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैसाखियों की बात करते हैं, गैर आईनी मुदाखलत की बात करते हैं, मामलात हैं किसके हाथ में? जी, यही तहरीक है PDM की कि ये मामलात बैसाखियों से हटकर अवाम के हाथ में आ जाएं। हमारी सारी जदोजहद का मकसद ये है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करेंगे PDM में? दावत देंगे? नहीं, PDM में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। अपोजिशन है, अपोजिशन मुतहिद है, अपना काम कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी ना, कभी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम PDM में आना चाहते हैं, ना PDM ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया है, लेकिन अगर कोई शामिल होना चाहता है तो आकर रजू कर ले PDM से। मतलब कि पीपल्स पार्टी को रजू करना पड़ेगा, PDM दावत नहीं देगी कि आप लोग आए हमारे साथ 23 मार्च का लॉन्ग मार्च उसमें शामिल हों? नहीं, लॉन्ग मार्च की दावत तो हम किसी को नहीं दे, हमने तो PDM अपना लॉन्ग मार्च करना है 23 तारीख को। उसमें जो शामिल होता है वो बिल्कुल बड़ी बखुशी शामिल हो, लेकिन हमारा काम नहीं है दावत देना। पीपल्स पार्टी और ANP खुद छोड़ कर गए थे, तो उनको आकर एतमाद बहाल करना होगा PDM का, अगर वो PDM में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन में हम इकट्ठे हैं, अपोजिशन के जो मामलात हैं, जो मकासद हैं, सब उसमें मुत्तफिक। अगर मैं आपसे आपकी ज़ाती राय पूछूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में शामिल होना चाहिए कि नहीं, तो क्या जवाब है आपका? अगर वो PDM को एतमाद बहाल कर दें तो मुझे बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि शामिल हों, लेकिन इत्तेहाद जो होते हैं एतमाद पे चलते हैं। एतमाद कैसे बहाल होगा? क्या करके दिखाना होगा उन्हें ऐसा? जी, वो एतमाद जो तोड़ता है वही जानता है कैसे दुरुस्त किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चले। इधर एक तरफ कंसेंसस की इत्तफाक राय की मिलकर चलने की बात होती है, तो दूसरी तरफ आप सांगड़ में खड़े होकर जो है ना तकरीर कर देते हैं, तनकीद कर देते हैं पीपल्स पार्टी पर, सड़कें टूटी हैं, निज़ाम अच्छा नहीं है, कुछ कर नहीं सके, तो कैसे फिर मामलात एक दूसरे के साथ चलेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करना मेरा हक है, और पीपल्स पार्टी का हक है कि हम पर तनकीद करें, हमारी कारकर्दगी पर। तो मैं वर्कर कन्वेंशन में अगर जाता हूँ और वहाँ पर लोग शिकायत करते हैं कि ये हालात हैं इस ज़िले के, तो तनकीद ना करें तो और क्या करें? हमने कल इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो वो सियासत अपनी जगह पर है। कल शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात कन्फर्म है, तय है, जा रहे हैं? ये सिर्फ मुलाकात का मकसद चौधरी शुजात साहब की आदत है या सियासी मामलात के लिए जा रहे हैं? पता नहीं, मैं कन्फर्म्ड है या नहीं है, मैंने भी ये बात सुनी है, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है। मुलाकातें होनी चाहिए और होती भी रहती हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बेहतर होता है मुल्क की सियासत के लिए जब सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं। बेशक
ये जो हाउस होता है इसके जो दो हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से जब मिलकर मुल्क के लिए काम करते हैं तो मुल्क तरक्की करती है। ये दुश्मनी का समा नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो पैदा कर दिया गया है। इसलिए बहुत अच्छी बात है अगर मुलाकातें हों अपोजिशन और हुकूमत के बेंचेस के सियासतदानों की। मुलाकातें उनसे होती हैं शाहिद साहब जिन पर एतमाद होता है, ऑन रिकॉर्ड पे हैं ये बातें सारी। काफ लीग भी कई बार चौधरी बिरादरान कह चुके हैं कि शरीफ बिरादरान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, एतजाज साहब, बहुत से लीडर्स इनके कह चुके हैं कि शरीफ बिरादरान पर एतमाद, भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भरोसा ही ना हो, एतमाद ही ना हो एक दूसरे पर, तो फिर ऐसी मुलाकातों से क्या निकलेगा? मुलाकातों से एतमाद बहाल होता है ना। अगर उनको कोई हमसे तशवीश है तो जिक्र कर देंगे ना, हमने उनका कोई कत्ल किया, उन्होंने हमारा कोई कत्ल किया। कोई तशवीश होगी तो उसको जिक्र कर दे, उस तशवीश को दूर कर देंगे। काफ़ी सफ़र हमने इकट्ठे भी किया है, एक दूसरे को जानते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन अब तो ये बात छिड़ गई है कि अदम एतमाद की कामयाबी के बदले अगर काफ लीग ने पंजाब मांग लिया तो क्या करेंगे आप लोग? फिर बात आगे बढ़ेगी या मामलात ख़त्म? इस बात में कितना वजन है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। पंजाब वो मांग नहीं सकते क्योंकि इसके बाद हुकूमतें बनाने का मकसद कोई नहीं है। इसके बाद तो अवाम के पास जाना पड़ेगा। अवाम अगर काफ लीग को वोट देते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ होंगे। अगर अक्सरियत काफ लीग के पास आती है तो उनका हक है कि हुकूमत बनाए। अगर पीपल्स पार्टी के पास आती है उनका हक है, हमारे पास आती है हमारा हक है। उसके बाद हम उस इक़्तिदार में जिसको भी शामिल करें, ये हमारी अपनी सोच होगी। उसमें काफ लीग भी आ सकती है, उसमें पीपल्स पार्टी भी आ सकती है, PTI भी आ सकती है। वो तो बात की बात है, लेकिन पहले अवाम की राय का एहतराम तो करें। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अगर कामयाब हो जाती है ये मूव आपकी, आप लोगों की, ऑपोजिशन की, नया वज़ीर आज़म कौन होगा, किस पार्टी से होगा, या आप लोग नए इलेक्शंस की तरफ जाना पसंद करेंगे? जी, जाना तो आपको नई इलेक्शन की तरफ चाहिए। बहरहाल ये जब मुशावरत होगी जमातों के दरमियान तो फैसला होगा, क्योंकि ये नई हुकूमत बनाने का ना कोई मुझे मंतक नज़र आती है ना मकसद नज़र आता है। वो हुकूमत अवाम की एक नुमाइंदा हुकूमत मैं इसको नहीं समझूंगा। लेकिन ये बात तय है कि वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार शहबाज शरीफ या नून लीग की तरफ से? जी, इस वक्त तो शहबाज शरीफ ही पार्टी के सदर हैं, तो अमूमी तौर पर वही उम्मीदवार होते हैं। लेकिन ये बातें जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जाके फैसला होता है हालात को देख कर कि आपने कितनी सीटें हासिल की हैं, क्या आपने करना है, इत्तेहाद कैसा बनाना है, ये उस वक्त फ़ैसले किए जाते हैं। और ये फ़ैसले हमारी जमात में नवाज शरीफ साहब पर छोड़ दिए जाते हैं। तो नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सारे फैसले करेंगे या वापस आएंगे? जी, वहाँ से भी कर सकते हैं। जी, तो वापस कब आएंगे? इलाज करवा कर आएंगे। इलाज कब होगा? इलाज जब डॉक्टर उनको मशवरा देंगे कि अब आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन होने हैं, डॉक्टर के मशवरे पर होंगे। लेकिन हुकूमत तो ये समझती है कि कल भी झूठ बोल के गए, आज भी झूठ बोले जा रहे हैं। झूठी रिपोर्टें, मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पर भेजी जा रही हैं। वो इसलिए सिर्फ नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वापस जाऊंगा तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। यहाँ अपने मुल्क आवाम से तो कोई लगाव ही नहीं है उनको। मेरे ख्याल में हुकूमत झूठ बोल रही है और घटिया बातें कर रही है। किसी की सेहत से नहीं खेलना चाहिए। वो तो कहते हैं सेहत की बुनियाद पर ही तो इजाज़त दी थी, 8 हफ्तों की इजाज़त दी थी, आप इलाज करवाते वापस आते। लेकिन वो तो वहाँ पर घूमते फिरते, इंजॉय करते, चहलकदमियाँ करते नजर आते हैं। कौन सी बीमारी, कौन सा इलाज? तो इसकी तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है हुकूमत को कि एक आदमी जो जिसकी यहाँ ये कंडीशन थी वहाँ पर जाकर इलाज हुआ है, उनकी हालत बेहतर है, तो अब वो जब इलाज मुकम्मल होगा तो वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपोजिशन अगर एक तरफ मुत्तहद हो रही है तो हुकूमती पार्टी में नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहादियों से मिल रही है तो PTI अपने वज़रा को शोकॉज नोटिस देती है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तैयारी करती है तो हुकूमत मजाक समझकर इसको चैलेंज करती है। अपोजिशन अवाम में महंगाई और नाक़िस कारकर्दगी को लेकर जब बयानियाँ बनाती है तो हुकूमत अपने वज़रा को तारीफ़िया सनाद देती है। ऑपोजिशन हुकूमती वज़रा को अपने साथ मिलाने की बात करती है तो हुकूमत ऑपोजिशन की विकटें उड़ाने का दावा करती है। ऑपोजिशन चंद महीनों में हुकूमत की छुट्टी का इंदिया देती है तो PTI अगली हुकूमत बनाने का दावा करती है। हुकूमत ऑपोजिशन को लेकर पुरएतमाद तो है
लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम में जाने के काबिल भी है? ना एहतसाब हुआ, ना करप्शन ख़त्म हुई, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोज़गारी का खात्मा हुआ। बिजली गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सका और ना ही इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सका। टैक्सेस ख़त्म करना तो दूर की बात, उल्टा सब्सिडी का भी खात्मा कर दिया गया। यहाँ तक कि चीन और आटे के बहरान के बाद खाद का बहरान भी गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। मगर हुकूमत मुतमईन है कि आइंदा भी इन्हीं की हुकूमत बनेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। सबसे पहले तो वो जो तारीफ़ी असनाद पर एक आवाज़ आपने उठाई, दूसरा ख़त लिखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एक डीमोरलाइजेशन नज़र आई कुछ वज़रा में, आप भी उनमें शामिल हैं। तो ये नाराज़गी क्या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ये स्टेप है कि एक बड़े पॉजिटिव एक कंपटीशन का माहौल दिया है इमरान खान साहब ने, कि एक नॉवेल कॉन्सेप्ट आया है कि वज़रा खुद ही अपनी मिनिस्ट्रियों का एक टारगेट देते हैं और उसके बाद उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कुछ उसमें टॉप में आएंगे, कुछ नीचे आएंगे। जो टॉप में आएंगे वो खुश होंगे, आपने तो कहा था जो काम नहीं करते अवार्ड के हकदार वो ठहरते हैं, अवार्ड उनको मिलता है। नहीं, वो ट्विस्ट किया गया था। बेसिकली दैट वाज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टैंडिंग कमिटीज। उस पे एक बात थी, उसको उन्होंने इससे जोड़ा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये पहली बार पाकिस्तान में, आपने तो अपने आप को 12वां खिलाड़ी भी बोला था, और खेल के मैदान में 12वां खिलाड़ी का रोल क्या होता है ये भी सभी जानते हैं। फिर तो वो तो एक साफ लग रहा था आपकी नाराजगी और डीमोरलाइज हुए हैं कि हौसला कम हो जाता है। नाराजगी तो साफ लग रही थी, लगता है कल में किसी ने मना लिया थोड़ा सा। नहीं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 42 डिवीजन में से 12वां पोजीशन कोई इतना बुरा नहीं है। इससे ऊपर जाया जा सकता है मेहनत के जरिए, तो कोशिश हम करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से परफॉर्म करें सब, और सारे एक ही टीम है। कोई अगर 9-10 पे आ जाता है, कोई 15-20 पे आ जाता है। पहली जो आपकी 23 मिनिस्ट्रियां हैं वो हैं जो कि 80% से ज्यादा उन्होंने अचीव किया है। देखिए ये पहली बार हुआ है इसमें लोग। लेकिन फवाद साहब कल मेरे प्रोग्राम में वो कह रहे थे किसी को बताया नहीं गया कि करने क्या जा रहे हैं, मीडिया में डिस्कस होना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था कि कैटेगरीज क्या हैं, आपका म्यार क्या है जांचने का, परखने का। मतलब कि आपके जो वजीर तलात हैं उनको पता नहीं है, तो ये किस साथ सारी डिस्कशन करके ये अचानक आप लोगों को ये सरप्राइज दिया गया? नहीं, मेरे ख्याल में जो कोई सुकम अगर रह गए हैं वो अगली बार बेहतर होंगे। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हुकूमत एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है कि मिनिस्ट्रियों के अंदर एक मस्बत फिजा में एक कंपटीशन का माहौल पैदा करना। क्योंकि जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ देखिए फायदा अवाम का ही है। अगर मिनिस्ट्री आपस में एक पॉजिटिव मुकाबला करेंगी तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी, जिसका फायदा अवाम को है। माजी में ये कभी ट्राई नहीं हुआ। हर नई चीज पे तनकीद जरूर होती है, उसमें सुकम होंगे वो दूर कर ली जाएंगे। हाँ, लेकिन बेहतरी से बेहतरी मुकाबले की तो समझ में आती है, एक कंपटीशन की फजा होनी चाहिए। इससे आपको एक जाहिर है एक मोटिवेशन मिलती है अगली दफा मेहनत करने की, काम करने की। लेकिन जो फिर रिजल्ट दिया आता है सामने और जिस बुनियाद पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है वो मेरिट पर होता है कि नहीं होता? दिस इज द बिग क्वेश्चन। देखिए 100% कभी भी नहीं हो सकता कि आप 100% एक्यूरेसी से सब कुछ चीजें करें। हो सकता है इसमें कुछ मिनिस्ट्री ऐसी भी हों जो टॉप 10 में होनी चाहिए थी, या कुछ जो है टॉप 10 में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कोई टॉप 10 पे ऐसा नहीं है क्योंकि इनको कोई नूर मिल गया है। बेसिकली एक एप्रिसिएशन है वजीर आजम साहब की तरफ से, और एक उनको एक थपकी है उनकी पीठ पे कि आप अच्छा करें। बाकी लेकिन अहम मिनिस्ट्रीज तो सारी पीछे रह गई, अच्छा परफॉर्म करें। अहम मिनिस्ट्रीज तो सारी पीछे रह गई। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा, उनकी मिनिस्ट्री पीछे रह गई। फिर फवाद चौधरी साहब पीछे रह गए, फिर शिबली फराज साहब पीछे रह गए, आप पीछे रह गए। शेख रशीद साहब ठीक है टॉप 10 में आए, लेकिन और बहुत से, आजम सवाती साहब वजीर रेलवे वो बहुत पीछे रह गए। वजीर दिफा वो किसी गिनती में ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बड़े अहम नाम जो आपकी पार्टी में एक अरसे से आपके साथ चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, वो किसी गिनती में नहीं है। नहीं, गिनती में तो हैं। देखें ऐसा नहीं है कि अगर कोई फर्ज करें 13, 14 या 15 या 20 नंबर पे है तो वो बिल्कुल फारिग है। असल में मार्क्स में या परसेंट जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं
उसमें कुछ पॉइंट्स में फर्क होता है, जिसके थोड़े पॉइंट ज्यादा होते हैं ऊपर आ जाता है। बाकी जो ऊपर आए हैं तो मुराद सईद साहब या उसमें जो और मिनिस्टर्स हैं, जैसे वहाँ पे शेख साहब हैं या वहाँ पे खुसरो साहब हैं या और लोग हैं, तो हमारी टीम के हिस्से हैं, कोई बाहर की किसी और जमात से तो लेकिन नहीं है। ये तो उससे साढ़े खुश होना चाहिए, लेकिन उसपे ये तो उदास होना साढ़े चाहिए। लेकिन ये 3.5 साल, 4 साल की कारकर्दगी के बुनियाद पर तो नहीं था ना? नहीं, मेरे ख्याल में ये ईयर बाय ईयर है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हमारे थे वो तो हमने पिछले साल किए थे, तो ईयर बाय ईयर है। इसमें अब अगले साल हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी, हम सब टॉप 10 में आए। नहीं, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि कल पिछले साल ये 2021 के जुलाई में टारगेट सेट किए गए, पैसे दिए गए और क्राइटेरिया उनको तो ये समझ में आया कि जिसको जितने पैसे मिले और उसने अगर वो खर्च कर लिया अपने मिनिस्ट्री में, तो ये कैटेगरी बनाई है कि अगर इसने अपने मिनिस्ट्री के मिलने वाले पैसे जो इसने काम करने हैं वो पैसे सारे खर्च हो गए, इसका मतलब काम भी हो गया, तो वो कैटेगरी सामने लाते हुए तो ये जो है ना वो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। जिसने पैसे खर्च कर लिए उसको सर्टिफिकेट दे दो। नहीं, मेरा ख्याल है कि जितना मैं समझाऊं वो ये है कि इसमें हर मिनिस्ट्री जो है वो अपने टारगेट्स देती है कि हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। वो टारगेट्स वो खुद ही मुंतखब करते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको अचीव करें। तो उसमें फंडिंग का ज़्यादा इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री मेरी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है या लॉ मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स है, तो उनके हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं होते। हमने तो अपने लीगल जो हमारे टारगेट्स हैं, जिस तरह हमने पार्लियामेंट को चलाना है, मैं तो तकरीबन 42 डिविजन्स की मैं रिस्पांस देता हूँ वहाँ पे। तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा अगर स्पेंडिंग की है तो आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे। अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, चाहे वो लीगल हैं या वो डेवलपमेंटल हैं, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रही है, जरदारी साहब बिलावल साहब मिलने जाते हैं शहबाज शरीफ साहब को, कल शहबाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं काफ लीग को, MKM से मुलाकात होती है काफ लीग की, नून लीग की, तो ये जो सब मिलकर एक यूनिटी शो कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तहरीके अदम एतमाद आएगी भी और कामयाब भी होगी, लेकिन हुकूमत आप लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, ये तो कोई कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ ठीक नहीं है कि हम संजीदा नहीं ले रहे। हाँ, वो जो चैलेंज का लेवल है वो उस लेवल पे उन्होंने अप नहीं किया जिसमें आप उसको एक उस तरह से लें जहाँ पे आप फील करते हैं कि देयर इज एन इमिनेंट एंड प्रेजेंट थ्रेट। वो हम इसलिए फील नहीं कर रहे कि हमारी जमात में ये फीलिंग है, और मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं है कि इनके बीच में कोई इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है, इनके बीच में कोई आइडियोलॉजिकल कॉमनैलिटी नहीं है, कोई जॉइंट पर्पस नहीं है, सवाए इसके कि जनाब इमरान खान साहब से इनकी नहीं लगती, क्योंकि इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं, क्योंकि वो माफियाज के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन सारी की सारी खुदा न खास्ता करप्ट है, लेकिन जिस तरीके से इनकी सियासत रही है तो वो एक परवरदा निज़ाम, एक स्टेटस को वो सपोर्ट करने वाले लोग हैं। मैं देखें, जरूरी नहीं होता आप स्टेटस को में हैं तो आप करप्ट हैं, लेकिन स्टेटस को एक जहनी सोच की अलामत होती है कि आप जिस तरह मामलात हैं आप उसी को चलाने चाहते हैं। हम एंटी स्टेटस को हैं तो फितरी एक मुकाबला तो है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया है पिछले खासकर पिछले 1.5 साल में, जब से PDM बनी है, जिसने बनाई उसी को फारिग किया, एक दूसरे को शो कॉज नोटिस देना, फिर एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अब फिर इकट्ठे हो गए ना। देखें, ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इनका। देखें, अवाम, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक बात कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ अ कॉमन मैन, कि आम आदमी इतना खुदा न खास्ता जाहिल नहीं है। बोल्डली चाइना के वज़ीर आज़म के बोल्ड बयानात एक आम आदमी को क्या फायदा दे सकते हैं? आप लोगों के बड़े बड़े मुआहदे एक आम आदमी को क्या फायदा दे सकते हैं? देखिए, नहीं, सब चीजें आप पैसों के पैमाने में नहीं तोल सकती। हमें हमेशा से पाकिस्तान के अवाम को ये तमन्ना थी कि हमारा लीडर ऐसा हो जो बड़ी ताकतों के सामने उनके पैरों में ना बैठा हो, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। देखें, आप में अगर कौमी हमीयत हो, बड़े बड़े जो है वो कमजोर कौमें खड़ी हो जाती हैं और कमजोर माशी हालत से वो बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। बोल्ड फैसले जो हैं वो बड़े लीडर कर सकते हैं, जो हर चीज के लिए बाहर की तरफ देखें, जिनके स्टेक्स बाहर हों। देखें, जब आप बिजनेस करते हैं बड़े बड़े मुल्क में, आपके बड़े बड़े स्टेक्स हों, आप फिर बोल्ड फैसले कर ही नहीं सकते। ये जो आपके बड़े माशी फैसले हुए
ये किधर से हुए हैं? ये तभी हुए हैं कि इमरान खान साहब के तो बाहर, पाकिस्तान से बाहर तो उनके कोई स्टेक्स नहीं है, उनका सारा स्टेक पाकिस्तान के अंदर है। मुआशी फैसले कौन करता है? IMF करता है। IMF की शराइत पूरी नहीं करते आप लोग तो वहां से पैसे नहीं आते हैं। कौन से फैसले आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं? आप लोग इंडिपेंडेंट होके करते हैं। देखें, अगर बिजली महंगी करनी है, IMF ने कहा महंगी करनी है। आप लोगों ने सब्सिडीज खत्म करनी है, IMF ने कहा है तो आपने खत्म करनी है। आप लोगों ने टैक्सेस में छूट खत्म करनी है, वो IMF के कहने पे करनी है। आप लोग कौन से ऐसे फैसले जो इंडिपेंडेंटली करते हैं अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने IMF के प्रोग्राम में गए हैं, क्यों गए हैं? ये इसलिए गए हैं कि आपके मुल्क को उस हालत में छोड़ दिया गया जब आपके पास अपने वसाइल ही नहीं थे इस मुल्क को चलाने के लिए, आपको अमर मजबूरी IMF के पास जाना पड़ा। अब यहाँ पे एक बात हो गई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो यहाँ से कट हो गए, कि इन्हीं की वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ा। जब आप IMF के पास गए हैं, वहां आपने उनके प्रोग्राम को फिर चलाना है, अदरवाइज वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप आज देखें इस पे नहीं, देखें, इस तरह नहीं है। आपने जो अपने बड़े फैसले वो आपने खुद किए हैं। यहाँ पे आपने अगर एब्सोल्युटली नॉट की बात की है, ये क्यों की है? ये क्या माशी ताकत की बुनियाद पे की है? ये ईमान की ताकत की बुनियाद पे हुआ है। ये जो अभी आप विंटर ओलंपिक्स में गए हैं, आपके पास खजानों के खजाने भरे हों, लेकिन अगर आप ईमान की ताकत ना हो, आप बड़े फैसले कर ही नहीं सकते। वहां पे आपका वजीर आजम जो है वो गया और उसने खुलम खुला वहां पे अपनी स्टेटेड पॉलिसी बताई है कि हमारे चाइना के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हम चाहते हैं, है भी, लेकिन वो हॉट एंड कोल्ड एक रिलेशनशिप रही है। ये चीजें पब्लिकली आपके वजीर आजम साहब ने जब की हैं, उससे क्लियर मैसेज गया वेस्ट को कि पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी का लायकी हो। हाँ, एक आर्जी तौर पे माशी मसाइल हमें हैं जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, क्योंकि यही तो एक एरिया है जहाँ से CPEC से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक चेंज और इकोनॉमिक हब है। ये यहाँ से एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। लेकिन ये आपका ये जो पाकिस्तान जिस हालत में पहुंचा है, वो एक दिन में नहीं निकलना था। उसने मुश्किल फैसले आपने करने थे, आपने किए। अब जो आखिरी साल है वहां आपका मैच्योरिटी पीरियड है कि आपके बड़े बड़े मंसूबे मैच्योर हो रहे हैं। इसी वजह से तो अपोजिशन को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। इनको ये पता है कि इस वक्त अगर हमने इनको नहीं घेरा तो अगले साल में तो इमरान खान साहब और हुकूमत से बड़ी आगे निकल जाएगी। आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगी है और बाकी आपके जो मंसूबे हैं वो मैच्योर होने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामान अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही और यकीनी तौर पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी कमर भी तोड़ चुकी हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आने वाली नई रिपोर्ट ने जैसे पूरे पाकिस्तान में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में TTP के दहशत गर्दों की तादाद 3000 से 5500 के दरमियान है, जिनके रहनुमा नूर वली महसूद हैं। TTP को उनके ग्रुपों में शामिल किया जा रहा है जिनके तालिबान, अलकायदा और दाइश, खरासान समेत खत्ते के तमाम बड़े दहशतगर्द ग्रुपों के साथ जिनके करीबी ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में ये खबरदार किया गया है कि ये ग्रुप अलकायदा, TTP और जमात अंसारुल्लाह के साथ मिलकर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर इलाकों में चीनी मंसूबों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में गजनी, हिलमंद, कंधार, नमरोज, पक्तिका और जाबुल के सूबों की निशानदेही की गई है, जहां ये जो ग्रुप हैं ये तालिबान के साथ मिलकर माजूल अफगान हुकूमत के खिलाफ भी लड़ता रहा है। नाजरीन, अफगानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरान TTP और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी कर रहे हैं और इस सालिसी से पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में कमी आई है। लेकिन पाकिस्तान में वजीर दाखिला तो मुज़ाकरात ख़त्म करने की बात कर चुके हैं। मुज़ाकरातकारों ने अफगानिस्तान में TTP अरकान के अहले खाना की मौजूदगी पर भी तबादला ख्याल किया, जो पाकिस्तान में इस यकीन दहानी के तहत दोबारा आबाद होना चाहते हैं कि वो मकामी आबादियों में पुरअमन तरीके से दोबारा शामिल हो सकेंगे और रह सकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी को लेकर बज़ाहिर इस रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो सलामती काउंसिल में जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस सारे तनाजुर में आपको क्या लगता है कि TTP में अभी कितनी ताकत मौजूद है जो दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर मनसूबाबंदी कर रही है खित्ते में, और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ चीनी बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी ताकत है इन ग्रुप्स में अभी?
बहुत शुक्रिया। देखिए पहले तो हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के वो कौन से इदारे हैं जो कि CIA से भी बड़े हैं और रॉ से भी बड़े हैं और ISI से भी बड़े हैं, जो ये सारी मालूमात जिन्होंने इकट्ठा की हैं, जो कि नहीं है, हमें मालूम है। जिसका ये मतलब है कि उन्होंने ये मालूमात कहीं से हासिल की हैं और हासिल कहाँ से की जा सकती हैं, साफ ज़ाहिर है जिनके वो ज़ेर असर हैं। तो ये सब जितनी भी बातचीत आपने की है इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहना कि वो इतने हज़ार हैं और वो ये करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ्लॉज हैं इस पूरी स्टेटमेंट में, जो कि किसी भी तरीके से सीधे नहीं हो सकते। ये तो मैं मानता हूँ, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि TTP मौजूद है, TTP में इतना दमखम है कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है। और वो दूसरे ख़ासकर जब अफगान तालिबान उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारे सरजमीन इस्तेमाल ना करें, और वो हो सकता है कि दूसरे ग्रोहों को ज्वाइन कर लें, इसके इम्कानात भी हैं। लेकिन ये कहना कि वो चाइना के जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं उन पर हमला करेंगे, तो ऐसा है कि जैसे वो दुश्मनी कर रहे हो अफगानिस्तान के साथ, अफगान अवाम के साथ, अफगान तालिबान के साथ। क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं अफगानिस्तान में रहते हुए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। तो ये रिपोर्ट मिली जुली है, कुछ डराने के लिए है, कुछ बहरहाल TTP अलग हो या दाइश, अल-कायदा और जमात अंसारुल्लाह इनके साथ ग्रुप्स में शामिल हो, बहरहाल दोनों सूरतों में खतरनाक तो है जनरल साहब। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खतरनाक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खतरे को, पहली बात तो ये है कि जो दाइश और ISIK वगैरह, वो तो हमें पता है कि अमेरिका के छोड़े हुए यहाँ पर हैं, तो ऐन मुमकिन है कि जो लोग डिजर्ट करेंगे TTP को, उनके साथ मिलकर चाइनीज पर हमला भी करें, क्योंकि चाइनीज पे हमला करने का सीधा सीधा ये मतलब है कि वो अमेरिकन के कोई लोग हैं जो ये काम करेंगे। तो इस चीज से आगाह है अफगानिस्तान भी, आगाह है उनकी हुकूमत भी, आगाह है चीन भी, आगाह है पाकिस्तान भी, आगाह है कि मुआशी तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो किसी काबिल ना रहे। जी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अभी पता चल जाएगा। अगर सर्दियां जब गुजर जाएंगी, बड़े सख्त हालात में से वो गुजर रहे हैं, उनको किसी ने पूछा नहीं है, सवाए मेरा ख्याल चंद एक मुल्कों के। कुछ इमदाद चाइना ने दी है, कुछ इमदाद पाकिस्तान से जारी, पाकिस्तान के अवाम कुछ ना कुछ उनकी मदद कर रहे हैं, अपने तय जो कर सकते हैं, साफ ज़ाहिर है छोटी मोटी। तो अगर वो इस गुजर गए और अप्रैल तक खैर आफियत रही, तो वो उभर कर दोबारा वापस आ जाएंगे। पूरे अफगानिस्तान पे आज भी उनका कंट्रोल है, कोलैप्स अभी तक हुआ नहीं है, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। अभी चाइना के दौरे में आपको पता है कि ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना बात करेंगे अफगान हुकूमत के साथ। हो सकता है कोई अच्छी चीज़ सामने आ जाए। हमारे वज़ीर आज़म रशिया के दौरे पे जा रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म का क्या नज़रिया है अफगानिस्तान के मुतालिक। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गैदर हो रही हैं, और अमेरिका पहले यहाँ पर फिजिकल तौर पर हार के गया है, जल्द ही वो एक मॉरल हार का भी सामना करने वाला है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या हम दुनिया के साथ चल सकते हैं? चाइना के दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि अमेरिका हमें सिर्फ इस्तेमाल करता है मुश्किल वक्त में, सही दोस्त तो हमारा चाइना है। तो ऐसी स्टेटमेंट, क्या हम डायरेक्टली अपना पलड़ा डाल नहीं रहे चाइना के तराजू में? चाइना को हम ज़्यादा अगर वेटेज देंगे तो डेफिनेटली अमेरिका को नाराज़ करने वाली बात है। जी सही है। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने झूठ बोला है? बस इसका जवाब आप मुझे दे दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखें, बात यह है कि जब आप बैलेंस की बात करते हैं, आप भी इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत साफ ज़ाहिर डॉक्टर साहब सब चीज़ें जानती है। बैलेंस का मतलब मेरे नज़रिए में ये होता है कि जो आपके साथ बहुत अच्छा दोस्त है उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, जो दरमियाना दोस्त है उसके साथ दरमियाना बर्ताव करें, और जो कभी आपको इस्तेमाल करता है कभी नहीं करता, आप भी उसी तरीके से उसके साथ बिहेव करें। तो TTP के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, आपको पता है कि हमारे यहाँ भी एक बड़ा अवामी एक रद्द अमल भी आया था, बहुत सी सियासी जमातों ने भी इसकी मुखालिफत की। तो क्या ये मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं या करने चाहिए? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात पहले भी जब हुए थे तो अफगान तालिबान के कहने पर हुए थे, इसलिए कि वो चाह रहे थे, उनके आपस में जो कनेक्शन है वो चाह रहे थे कि मामला आराम से रफा दफा हो जाए, क्योंकि वो अपना इलाका इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, और वो ये भी चाह रहे हैं कि उनकी ज़्यादा मारपीट ना हो। लेकिन वो मेरा ख्याल हुज्जत पूरी हो गई, जो बातचीत होनी थी वो हमने कर ली, और ये बावर करवा दिया अफगान तालिबान को कि आपके कहने पे हमने बात कर ली, और हमारी शराइत बिल्कुल सिंपल है, आज भी वही है कि नंबर 1 आप हथियार फेंकें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को माने, और जिन्होंने घिनौने जराइम किए हैं वो सामना करें मुकदमात का। ये 3 आज भी हमारे मौजूद हैं।
अगर उसको मानने के लिए वो तैयार है तो मेरा ख्याल बातचीत तो कभी भी हो सकती है। बाकी बातचीत जब नहीं होगी इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। हम उनके साथ आज भी लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ते रहेंगे। तो बातचीत के दरवाजे सियासत में कभी बंद नहीं होते, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो इंटरनल सियासत तो फिर टीटीपी अमेरिका से ही क्यों कह रहा है कि हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, हम अलकायदा दाइश ग्रुप इसमें शामिल नहीं है। जब अफगान तालिबान सालिसी करवा रहे हैं, जब वो गारंटर बन रहे हैं, फिर यहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, उन्हें अमेरिका से सिफारिशें करवाने की क्या ज़रूरत है? अफगान तालिबान काफ़ी नहीं है? जी सही आप कह रहे हैं। बात यह है कि ग्रोह एक नहीं है, टीटीपी, और आपको इस बात का इल्म भी है, उसके अंदर सब ग्रुप्स हैं काफ़ी सारे, और उनके अपने अपने कुछ तो प्योरली पैसे लेके काम कर रहे हैं, कुछ वाकई उनकी आइडियोलॉजी है, कुछ जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जो कि साफ को चेंज करना चाहते हैं। वो बेवकूफ़ हैं, कहाँ चेंज कर पाएंगे। लेकिन ये कि अपना उनकी सोच है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उधर फिर मदद मांगते हैं किसी न किसी की, साफ ज़ाहिर है ये खासकर जो पैसों के ऊपर पलने वाले लोग हैं। तो ये जब एक ग्रोह नहीं है, इसी तरीके से थोड़े से सब ग्रुप्स अफगान तालिबान में भी हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर जो नीचे फुट सोल्जर्स हैं, उनकी सोच और जो उनके ऊपर लीडरशिप है, उनकी सोच में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इसीलिए ये सारी डिले हो रही है। लेकिन देखना ये है कि जब अशरफ गनी इधर था और अमेरिकन इधर थे, तो क्या हमारा खून कोई कम बह रहा था? ये जो लोग बहुत एकदम बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके 6 महीने हुए हैं, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो भूल गए कि जो 20 साल का वो गंद मचा कर गए हैं, जिस तरीके से हमारी गर्दनें कट रही थी, फुटबॉल खेला जा रहा था, खून बह रहा था। तो ये जो लोग मुखालफत करते हैं अफगान तालिबान की, इस हुकूमत की, वो ये तो बताएं कि इसका फिर अल्टरनेटिव क्या है, या तो वापस उनको बुला लें या फिर मजीद ये क्याओस में चला जाए। तो ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। मैं भी नहीं मानता, आई एम नॉट फॉर देयर वर्ल्ड व्यू के जो वो जिस किस्म की शरीयत चाहते हैं, जिस किस्म का इस्लाम चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक अलग मुल्क है, उनको रहने दें जैसे वो रहना चाहते हैं। आप मुल्क की सतह पे सोचें कि उनके साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये ग्रोह अल्टीमेटली अमेरिकनों के मुकाबले में, जो कि यहाँ पर क्याओस बर्पा करने के लिए बैठे हुए थे, हमारे हक में बहुत बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज़कियाकार जनरल रिटायर्ड नई लोधी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।